दोस्तों, कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर हेल्गोलैंड से, जहां 513 लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। इस वायरस की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और जो बचे थे वे जॉम्बी बन गए। इन जॉम्बीज से बचने के लिए ये लोग हेल्गोलैंड नाम के एक आइलैंड पर आ गए और धीरे धीरे यहाँ इन 513 लोगों ने अपनी एक छोटी सी सोसाइटी बना ली। वे खेती करके अपना गुजारा करने लगे, लेकिन खाने पीने का सामान बहुत कम था, इसलिए केवल 513 लोग ही इस आइलैंड पर रह सकते थे। अगर आबादी बढ़ती तो ये लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। इसी वजह से जब भी इस आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता तो एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, और ये चयन वोटिंग के जरिए किया जाता था ताकि आइलैंड की जनसंख्या नियंत्रण में रहे। दूसरी तरफ अब हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जहां सभी सर्वाइवर्स के नाम के सामने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। ये पॉइंट्स तब मिलते हैं जब कोई अच्छा काम करता है और इससे उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। इस आइलैंड के लोगों को संभालने के लिए एक काउंसिल कमेटी भी है जिसकी प्रमुख होती है एक महिला, सुपीरियर बीट्राइस। इसके बाद हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज एक लड़की जिसका नाम एमिली है बच्चे को जन्म देने वाली है। एक रिपोर्टर लोला इस पूरे सीन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। अब नियम के अनुसार जब एक बच्चा पैदा होता है तो किसी और को अपनी जान देनी होती है, इसलिए एमिली का पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करता है और एक चट्टान से छलांग लगाकर जान दे देता है। इसी हॉस्पिटल में एमिली एक और बच्चे को जन्म देती है, यानी उसके जुड़वां बच्चे होते हैं। ये देखकर बीट्राइस फिर से काउंसिल कमेटी की मीटिंग बुलाती है और इस बारे में सभी से चर्चा करती हैं। काफी सोचने के बाद सब मिलकर तय करते हैं कि इस बार भी वोटिंग होगी जिससे ये तय हो सके कि किस व्यक्ति की बलि दी जाएगी। अब दूसरी तरफ हम दो दोस्तों को देखते हैं, क्रिस्टियन और हेनरिक। ये दोनों बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे होते हैं। क्रिस्टियन की रैंक थी 511। ये देखकर वह बहुत घबरा जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मरने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे चेतावनी देता है और कहता है कि पिछली बार भी एक आदमी भागने की कोशिश कर चुका है, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया और समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद हमें एक बूढ़ी महिला दिखाई जाती है, एलिस, जिसकी रैंक 512 है। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए सब उसे बेकार समझते हैं। और आखिरी पोजीशन यानी रैंक 513 पर है एटियन, जो एक मजदूर है और जिसे सभी ने अपराधी घोषित कर रखा है। अब सीन शिफ्ट होता है मारेक और उसके बेटे लिंस की तरफ, जो एक लैब में उसी वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमें एक और महिला दिखाई जाती है, जुडिथ, जो इस आइलैंड की अथॉरिटीज में से एक है। कुछ समय बाद जुडिथ मारेक के साथ दवाइयां लेकर शहर के लोगों को देने निकलती है, और जब ये दोनों एटियन के घर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एटियन की पत्नी दिखाई देती है, जो एक महिला है। लिसा जुडिथ पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि उसी की वजह से एटियन, जो एक मेहनती इंसान है, लिस्ट में सबसे नीचे आ गया है और इसलिए उन्हें सजा के तौर पर कम राशन मिलता है। यह सुनकर जुडिथ जवाब देती है कि एटियन ने दवाई चुराई थी, इसलिए उसे अपराधी माना गया है। लेकिन लिसा समझाने की कोशिश करती है कि उसने दवाई सिर्फ मेरे लिए चुराई थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था कि मुझे दवाई ना दी जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली की तरफ, जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी एलिस चुपचाप उसके बच्चे को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी एमिली की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से अपने बच्चे को छीन लेती है क्योंकि उसे लगता है कि एलिस वोटिंग की वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन एलिस कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यहाँ मारेक अपनी लैब से छिपाकर दवाई निकालता है और एक महिला लॉरेन को दे देता है, लेकिन जुडिथ ये सब देख लेती है और वो तुरंत सुपरमार्केट में जाकर बीएट्रिस को सब बता देती है कि मारेक ने क्या किया। लेकिन बीएट्रिस कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना क्योंकि फिलहाल हमें मारेक की जरूरत है, लेकिन एक दिन हम उसे सजा जरूर देंगे और उसके बाद मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगी। ये सारी बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं। फिर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है, ये सबसे अच्छा मौका है रैंक बढ़ाने का, तुम जाकर उस बच्चे की मदद करो ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें। हेनरिक की बात सुनकर क्रिश्चियन उस बच्चे को अपना खाना दे देता है। जब बेट्रिस उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो बहुत खुश होती है और क्रिश्चियन और हेनरिक दोनों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने का ऐलान करती है। इसके बाद हेनरिक की नजर एटियन और लिसा पर पड़ती है, जो एक स्टोर में आए थे। हेनरिक जानता था कि लिसा को बहुत कम राशन मिल रहा है, इसलिए वो जाकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस वक्त लिसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बीएट्रिस कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दिलवा सकती हूँ। इसी वजह से लिसा हेनरिक की बात नहीं मानती और उस पर गुस्सा हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में हेनरिक बीएट्रिस का इकलौता बेटा है। इसके बाद हम मारेक की लैब में पीटर नाम के एक मरीज को देखते हैं, जिसे जबरदस्ती बाहर की दुनिया से लाकर यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है और उस पर अलग अलग वैक्सीन से प्रयोग हो रहे हैं। दूसरी तरफ हेनरिक लिसा के पास फिर से जाता है और उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में उससे शारीरिक संबंध की डिमांड करता है, लेकिन लिसा साफ इनकार कर देती है। फिर भी हेनरिक जबरदस्ती उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बजता है
और लीसा जो एक सैनिक है उसे छोड़कर बॉर्डर की तरफ दौड़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। माया जो सैनिकों की लीडर है उन्हें वापस जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं। ये देखकर मिया एक आदमी को गोली मार देती है और बाकी लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन हेनरिक मजे के लिए उन सभी को एक एक करके गोली मार देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग इटियन के खिलाफ वोट करते हैं। इसका मतलब अब इटियन को अपनी जान देनी होगी, लेकिन लीसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वह हॉल में सबके सामने खड़ी होकर कहती है, मेरा पति बेगुनाह है, वो तो सिर्फ मेरे लिए दवाइयां ला रहा था। इसी के साथ लीसा ये भी सबके सामने कह देती है कि उसने वोटिंग में हेनरिक को मारने के लिए वोट दिया था, क्योंकि उसने खाने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही हॉल में बैठी सभी महिलाएं हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती हैं और मजबूरी में बिएट्रिस को भी हेनरिक को आइलैंड से बाहर निकालने का फैसला लेना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां पीटर की मौत हो चुकी थी लगातार होते एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। ये देखकर मैरिक को बहुत बुरा लगता है और वो उसका अंतिम संस्कार कर घर लौट आता है। घर पहुंचकर उसका बेटा लिनस उससे कहता है कि वो मेनलैंड मुख्य भूमि पर जाने वाली टीम के साथ जाना चाहता है, लेकिन मैरिक मना कर देता है। लेकिन लिनस उसकी बात नहीं मानता और अगली सुबह कुछ सोल्जर्स के साथ बायोसूट पहनकर अपनी बोट में निकल पड़ता है। अब उनके साथ हेनरिक भी होता है, जिसे सज्जा के तौर पर बाहर की दुनिया में छोड़ने के लिए लाया जा रहा था। कुछ समय बाद वो सभी मेनलैंड मुख्य भूमि पर पहुंच जाते हैं और फिर एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि बोट से नीचे उतर जाए, लेकिन हेनरिक तैयार नहीं होता। ये देखकर एक सैनिक हांस, जो कि हेनरिक की हरकतों से पहले ही नाराज था क्योंकि उसने उसकी बहन के साथ गलत किया था, गुस्से में आकर उसे जोर से मारता है और तभी हेनरिक वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बीट्राइस अपने एक कर्मचारी के साथ पानी सप्लाई करने वाले एक चीफ इंजीनियर से मिलने जाती है, क्योंकि आइलैंड का वाटर मीटर खराब हो गया था। जब बीट्राइस उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तभी उसका कर्मचारी एक रेडियो पर नजर डालता है और चौंक जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना गैरकानूनी था। इसके बाद जब मीटर ठीक हो जाता है तो बिएट्रिस उस इंजीनियर से अनुरोध करती है कि वो अपनी पत्नी को आइलैंड पर लाने दे, लेकिन वह मना कर देता है। इधर सभी सैनिक शहर घूमने निकल पड़ते हैं और लाइनस को बोट पर रुकने को कह देते हैं। घूमते हुए उन्हें अर्ल नाम का एक आदमी मिलता है, जिसे वो थोड़े से खाने के बदले में कुछ दवाइयां और 2 बड़े डिब्बे देते हैं। दूसरी तरफ लाइनस, जो बोट पर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक जब कोई नहीं लौटा तो वो खुद ही बोट से उतरकर आसपास घूमने निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात होती है मोजिक नाम के एक आदमी से। वो लिनस को दवाई की एक शीशी देता है और कहता है, मेरे पास एक शिप है जिसमें ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूं। यह सुनकर लिनस मोजिक के साथ उसकी बोट पर चला जाता है, जहां मोजिक उसे सच में कई दवाइयां दिखाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो कहता है, इन दवाइयों के बदले तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइलैंड पर ले जाना होगा। इसके बाद उस बोट से कई लोग बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर लिनस बिना वक्त गंवाए वहां से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सभी सैनिक वापस बोट की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है, पर सही वक्त पर बाकी सैनिक उसे गोली मार देते हैं और बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां लिनस मौजूद नहीं होता और इसके पहले कि वो उसे ढूंढ सकें, कई लोग उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मोजिक, जो असल में जर्मन आर्मी का सदस्य है, वो उसी बोट पर है। इसी वजह से सैनिक तुरंत जहाज से रवाना हो जाते हैं और लाइनस को साथ नहीं लेते। लेकिन तभी लाइनस बोट की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आता है और दौड़ते हुए बोट पर कूद पड़ता है, लेकिन उसके पीछे पीछे मोजिक भी बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसे सैनिक गोली मार देते हैं और वहीं मार डालते हैं। इसके बाद सैनिकों की नजर लिनस के सूट पर जाती है, जो कि फटा हुआ होता है। उसका फटा हुआ सूट देखकर सैनिकों को शक होता है कि शायद वो वायरस से संक्रमित हो चुका है, इसीलिए वे उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और फिर वापस आइलैंड लाकर उसे लैब में क्वारंटीन कर दिया जाता है। इसके बाद मैरिक अपने बेटे से मिलने आता है। तब लाइनस उसे वो दवाई दिखाता है जो मोजिक ने उसे दी थी और वो सारी बात बताता है जो बोट पर हुई थी। ये सुनते ही मैरिक तुरंत उस दवाई की टेस्टिंग करता है और पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। इसलिए वो तुरंत बिएट्रिस के पास जाता है और कहता है कि सैनिकों को फिर से उस शिप पर भेजा जाए ताकि वहां से और वैक्सीन लाई जा सके। लेकिन बीट्राइस ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि पिछली ट्रिप में बहुत नुकसान हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है मेनलैंड की तरफ, जहां अर्ल के गार्ड्स पानी में मोजिक की लाश पाते हैं और उसके हाथ में वैक्सीन की एक शीशी भी मिलती है। इसे देखकर अर्ल अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि ऐसे और वैक्सीन ढूंढी जाए। दूसरी ओर हेनरिक शहर में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक औरत वेल्मा मिलती है, जो लोगों को कुछ देकर दवाइयां देती है। हेनरिक उसके पास जाकर उससे मदद मांगता है और फिर उसे फ्लर्ट करने लगता है। वेल्मा खुश होकर उसे अपना असिस्टेंट बना लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर ले जाती है, जो असल में उसका घर होता है। अब वो बार बार अर्ल का नाम हेनरिक के सामने लेने लगती है, जिस पर हेनरिक उससे पूछता है कि ये अर्ल कौन है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती। जैसे ही रात होती है, हेनरिक मौका देखकर वेल्मा की हत्या कर देता है
और उसका सारा सामान लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर बीट्रीज लिसा से मिलने जाती है। वो उसे एक जॉब ऑफर करती है और कहती है, अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को एक अच्छी जिंदगी दूंगी। ये सुनकर लिसा बहुत खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। लेकिन असल में ये बीट्रीज का एक चाल था। अब लैब में जूडिथ को लिंस की जगह पर काम पर रखा जाता है और जब वो अर्ल द्वारा दी गई 2 बड़ी पेटियां खोलती है तो उसमें एक आदमी और एक महिला बंद होते हैं जिन्हें कैद करके रखा गया था। मरिक उन पर वैक्सीन से प्रयोग करने वाला था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही लैब में एक सैनिक की मौत हो जाती है और उसके शरीर पर लाल निशान होते हैं, जिसका मतलब था कि वो वायरस से संक्रमित हो गया था। उधर जब लिनस उस सिपाही का शरीर देखता है तो उसमें भी वही लाल निशान दिखते हैं। ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। इसके बाद काउंसिल की मीटिंग होती है जहां बिएट्रिस उस व्यक्ति को डांटती है जो उस मरीज की मौत का जिम्मेदार था और कहती है कि उसने अपनी टीम की सही तरह से सुरक्षा नहीं की। इसी वजह से वो सिपाही संक्रमित हुआ। इसलिए बिएट्रिस उस व्यक्ति के 100 पॉइंट्स काट देती है और सजा के तौर पर जूडिथ को उसकी जगह काम पर रख देती है। अब जूडिथ को जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी दौरान उसी हॉल में लोला की बेटी फियोना अचानक जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसते देख सबको शक होता है कि शायद वो भी वायरस से संक्रमित हो गई है। इस डर से सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि फियोना प्रेग्नेंट थी और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए उसका बच्चा अवैध माना जाएगा। इस डर से वह अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है। टॉम उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका और बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब में, जहां एक्सपेरिमेंट की वजह से दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। उन्हें इस हालत में देखकर मारेक जूडिथ से कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करनी होगी। दूसरी तरफ अर्ल आइलैंड पर म्यूजिक के साथियों से मिलता है और उन्हें म्यूजिक की लाश दिखाकर कहता है, आइलैंड के कुछ लोगों ने इसे मार डाला है। अगर तुम मुझे दवाई के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर एक आदमी स्पार्क सामने आता है और अर्ल से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे आइलैंड पर ले जाना होगा। थोड़ी सोच के बाद अर्ल इस डील के लिए राजी हो जाता है। इधर मारेक जेल में माया से मिलने आता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेनलैंड जाकर उस शिप से वैक्सीन लानी होगी। लेकिन मिया ये काम करने से साफ मना कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है हेनरिक की तरफ, जिसे मेनलैंड पर एक नरभक्षी कैनिबल गैंग पकड़ लेता है। लेकिन जान बचाने के लिए हेनरिक झूठ बोलता है कि वो अर्ल के लिए काम करता है। ये सुनकर वो लोग उसे अर्ल के पास ले जाते हैं, लेकिन अर्ल हेनरिक को जानता ही नहीं था और उसे मारने ही वाला था। तभी हेनरिक जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं बिएट्रिस का बेटा हूँ और मैं गलती से यहाँ आ गया। इसके बाद वो वेल्मा की मौत का जिक्र करता है और कहता है कि वो वायरस की वजह से मारी गई थी। लेकिन अर्ल पहले से ही सच्चाई जानता था, इसलिए वो साफ कह देता है, तुम्हें आइलैंड से निकाला गया था। वेल्मा की मौत की वजह वायरस नहीं तुम हो, तुमने उसकी जान ली है। ये सुनकर हेनरिक के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए वो अर्ल को आइलैंड से जुड़े सभी राज और सीक्रेट दरवाजों की जानकारी दे देता है। ये सुनकर अर्ल उसे मारने का इरादा बदल देता है। अब हम देखते हैं कि एक काउंसिल मीटिंग बुलाई जाती है, जहां वाटर सप्लायर इंजीनियर की पत्नी काइजू को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसे दवाइयों की अच्छी जानकारी थी। लेकिन तभी काउंसिल को पता चलता है कि एक और उम्मीदवार भी मारा गया है। तो अब वे एक नई कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं, जिसका नाम है जनियाला। जनियाला असल में एक सर्जन होती है, इसलिए काउंसिल काइजू की जगह जनियाला को चुन लेती है और फिर उसे आइलैंड पर बुला लिया जाता है। लेकिन उसकी शिप में एक दूसरी गैंग के 2 लोग चुपके से छुप कर आ जाते हैं। उधर अपनी पत्नी के सिलेक्शन न होने से इंजीनियर बहुत दुखी हो जाता है और वो मेनलैंड जाने का फैसला करता है, लेकिन बिएट्रिस उसे रोक देती है, क्योंकि वह आइलैंड का इकलौता इंजीनियर था जो वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ अब एटीएन को बिएट्रिस की मदद से एक नई जॉब मिलती है विंड मिल में, जहां वो काम करते हुए एक शराब की बोतल अपने पास रखता है। एटीएन शराब की बोतल अपने बॉस को दे देता है। बॉस वह पूरी शराब पी जाता है और नशे की हालत में ही काम पर लौट जाता है। उसी दौरान इंजीनियर भी गुस्से में हथौड़ा लेकर वहां पहुंचता है और विंड मिल की सभी मशीनों को तोड़ना शुरू कर देता है। यह देखकर बॉस जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां मारेक उसकी सर्जरी करता है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी नजर डेनियला पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। मारेक उससे पूछता है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। डेनियला जवाब देती है, मैं असली सर्जन नहीं हूं, मैंने ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ा है। साथ ही वह ये भी बताती है कि उसे पता है कि लिनस संक्रमित है और वह उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन मारेक अब तक किसी को यह सच्चाई नहीं बताता। इससे पहले कि मारेक कुछ कह पाता, वहां जूडिथ आ जाती है और इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वह गुस्से में मारेक से कहती है, अब मैं सबको बता दूंगी कि लिनस वायरस से संक्रमित है। लेकिन तभी डेनियला अचानक पीछे से जूडिथ पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद मारेक और डेनियला मिलकर उसका शव पानी में फेंक देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फियोना की तरफ, जिसका अब मिसकैरेज हो चुका था। जब मारेक उसे देखने आता है तो फियोना की माँ उससे कहती है, कृपया बिएट्रिस को इस बारे में मत बताना। और मारेक
इससे सहमत हो जाता है। अब जब बियट्रिस लैब में आती है तो उसे दीवार पर एक टूटा हुआ दांत दिखाई देता है। उसे देखते ही वो समझ जाती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि जूडिथ का है। वह तुरंत मरेक के पास जाती है और कहती है, जूडिथ कहीं गायब हो गई है और मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस पर मरेक बहुत चालाकी से जवाब देता है, मुझे पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनकर बियट्रिस थोड़ी शांत हो जाती है और सोचने के बाद कहती है कि जूडिथ की मौत का इल्जाम इंजीनियर पर लगा दिया जाएगा। अब लिसा की मदद से वह एक झूठी कहानी बनाती है और नकली सबूत दिखाकर सभी को विश्वास दिला देती है कि जूडिथ की मौत का जिम्मेदार इंजीनियर है। इसके बाद हम देखते हैं एटीएन को, जिसे अब विंडमिल का नया इंचार्ज बना दिया गया है। जब पुराना बॉस ये बात सुनता है तो वह गुस्से में एटीएन के घर पहुंचता है और कहता है, तुमने मुझे जानबूझकर शराब दी ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह ले सको। लेकिन एटीएन साफ मना कर देता है। अब अगले दिन इंजीनियर के पैरों में एक लोहे की जंजीर बांध दी जाती है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये सब देखकर मारेक को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह लिनस के पास जाता है और उसे सब सच्चाई बताने का फैसला करता है। अब हमें 15 साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है, जहां एक दिन मारेक सुपरमार्केट में काम कर रही बियट्रिस से मिलता है, लेकिन वह उससे ज्यादा बात नहीं करता और सीधा अपनी लैब में चला जाता है, जहां वो नर्स लोर के साथ वैक्सीन पर काम करता था। उधर बियट्रिस सुपरमार्केट पर कुछ लोगों के साथ कब्जा कर लेती है और फिर वहीं अपनी अंडरवियर में एक फार्मेसी खोल देती है। उधर रिपोर्टर लोला इस सब का वीडियो बनाकर लोगों के सामने बियट्रिस की सच्चाई उजागर करने की कोशिश करती है। अब बियट्रिस जान चुकी थी कि वो आइलैंड की लीडर बनने के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है, लेकिन उसे ये भी अच्छे से पता था कि मैरेक इस फार्मेसी में काम करता है और उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसलिए वो मैरेक को एक ऑफर देती है, तुम जो चाहो वैक्सीन बनाओ, लेकिन मेरे खिलाफ कभी मत खड़े होना। मैरेक मजबूरी में उसकी ये बात मान लेता है, लेकिन आइलैंड का जो मेयर था वो मैरेक को गिरफ्तार करवाने के लिए अपने कुछ अफसर भेजता है, पर बियट्रिस बहुत चालाकी से उसी मेयर को फंसा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है मैरेक की पत्नी की तरफ, जो मेनलैंड पर रहकर अकेले ही वैक्सीन पर काम कर रही थी, लेकिन तभी कुछ गुंडे वहां आकर उसे मार डालते हैं। वहीं दूसरी ओर बियट्रिस लोर को आदेश देती है कि आइलैंड की आबादी को सिर्फ 513 लोगों तक सीमित रखना है। शुरुआत में लोर इस बात से साफ मना कर देती है, क्योंकि इसका मतलब था कि आधे से ज्यादा लोगों को मारना होगा, लेकिन जब बियट्रिस उसे धमकाती है तो लोर मजबूरी में मान जाती है। इसके बाद एक एक करके सबको वायरस इंजेक्शन लगाया जाने लगता है और धीरे धीरे कई लोग मारे जाने लगते हैं। कुछ लोगों की रिपोर्ट बदल दी जाती है, उन्हें पॉजिटिव दिखाकर आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर मैरेक तय कर लेता है कि अब उसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनानी ही होगी, ताकि वो सबको बियट्रिस की असली सच्चाई दिखा सके। लेकिन अब तक 15 साल बीत चुके थे। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां दिखाया जाता है कि लिनस की मौत हो चुकी थी और मैरेक अपने सारे कन्फेशंस रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहां जानियला आती है और मैरेक को गोली मार देती है, क्योंकि असल में जानियला अर्ल की गैंग की मेंबर थी। अब अर्ल अपने अगले कदम की प्लानिंग शुरू कर देता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं